नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का 12 अप्रैल को उत्तराखंड का प्रस्तावित दौरा। ऋषिकेश में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। गढ़वाल की 3 सीटों को साधने पर फोकस। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस। उत्तराखंड में सीएम धामी ने दी बधाई। प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम। प्रदेशाध्यक्ष बोले, झंडे की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर करें अपलोड। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस का प्रचार प्रसार तेज। उम्मीदवारों की चुनावी जनसभा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। हल्द्वानी में कांग्रेस तो रुड़की में बीजेपी की जनसभा। जोशीमठ में चाईगांव की पहाड़ियों में लगी भीषण आग। लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। धुएं से लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। और उत्तराखंड में हो रहा गर्मी का एहसास। शुष्क मौसम की वजह से बढ़ी तपिश। पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि की आशंका। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को डेरा कार सेवा श्री नानक मत्ता साहिब ऊधम सिंह नगर में बाबा तरसीम सिंह की आत्मा की शांति के लिए आयोजित अंतिम अरदास में शामिल हुए। उन्होंने बाबा तरसीम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही बाबा तरसीम सिंह का आज अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बाबा तरसीम सिंह के द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों को ये समाज हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि बाबा तरसीम जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम सब ने आगे बढ़ाना है। बाबा जी को हमेशा अपने स्मरण में रखते हुए शिक्षा, गरीबों के लिए उत्थान के लिए हर संभव कार्य हमें करने चाहिए। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने शनिवार को ज्वालापुर विधानसभा स्थित एक निजी गणपति बैंक्वेट हॉल में हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस क्षेत्र के लिए काफी विकास कार्य किए हैं, जिसे देखते हुए हरिद्वार की जनता वीरेंद्र रावत को भारी बहुमत से लोकसभा में भेजेगी। शुभकामनाएं। और मैं ज्वालापुर क्षेत्र के कांग्रेस कमेटी को और वहां के विधायक को, सब लोगों को, वरिष्ठ कांग्रेसियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये शुभ साबित हो और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ इस विधानसभा से कांग्रेस जीते और इतने विशाल जन समूह के साथ। के बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने कहा जो जगह कल तक हमारी थी उस जगह पर आज बीजेपी काबिज हो गई है। हमको अपनी सारी सुस्ती छोड़ करके उस जगह से बीजेपी को हटाना है और वो ग्राम सभा से लेकर के दिल्ली तक ये लड़ाई लड़ेंगे। अब लोकसभा चुनाव के दौरान हमने एक मीटिंग करी अपनी पार्टी की, जिसमें हमने ये फैसला लिया कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो यहाँ पर 70% का जो रोजगार गारंटी का कानून है प्राइवेट फैक्ट्रियों में, उसको लागू कराएगा। इसके लिए हमने बीजेपी को, बसपा को, कांग्रेस को, सभी को पत्र भेजा। सिर्फ वीरेंद्र रावत जी ने हमारे पत्र का जवाब दिया और वादा किया कि हम इसको लागू कराएंगे अगर हम हरिद्वार के सांसद बनते हैं। तो अगर ये लागू होता है कानून, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरिद्वार के अंदर एक भी परिवार, एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय टम्टा शनिवार को लोहा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही चुनाव में जुड़ने का आह्वान भी किया। इसके बाद सांसद अजय टम्टा ने बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ सांसद अजय टम्टा ने गल्ला गांव, बारकोट,
काकड़, वर्धा खान, बेड़ा बेड़वाल, रैगांव, कामाजुला और सिमल खेत के क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजू अधिकारी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को मिल रहे युवाओं और ग्रामीणों के समर्थन से मुकाबला त्रिकोणीय बनता जा रहा। जानकारी के लिए बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट पर लंबे समय से राज परिवार का दबदबा देखने को मिलता रहा है। हर बार इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर देखने को मिलती आई है, लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार की दावेदारी से इस सीट पर समीकरण लगातार बदलते जा रहे। टिहरी लोकसभा में कई क्षेत्र से युवाओं का समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को मिलता जा रहा है, जिससे बॉबी का नाम चर्चा में बना हुआ है। इस अवसर पर ओम छात्र संगठन उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष होने के नाते अधिकांश युवाओं से राय मशवरा करके आज ओम छात्र संगठन ने भी भाई बॉबी पवार को खुला समर्थन दे दिया है और अधिकांश युवा भाई बॉबी पवार को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि बॉबी पवार जी ने सड़कों पे जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो संघर्ष किया है, उसके सम्मान में आज प्रत्येक युवा आगे आ रहा है और हम अपील भी करते हैं प्रत्येक युवाओं से कि यह समय है बदलाव का, क्योंकि अब मोदी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा स्थानीय चेहरा नहीं, हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करेंगे, हम मोदी जी के विरोध में नहीं है। वैसे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तो लगातार इसी मुहिम पे कार्य चल रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा युवा चाहिए जो सदन में हम इस पहाड़ की पीड़ा को आगे रख सके, जो जरूरी यहाँ के मुद्दे हैं। आज चाहे उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का मुद्दा था, या अंकिता भंडारी जो हत्याकांड रहा, या मूल निवास भू कानून जैसी जो एक जरूरी जो हमारी प्रमुखता है, इन मुद्दों पर जो युवा उठा रहा है, ऐसे युवा को जो है सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो अभी हमारे वर्तमान में जो सांसद रही है महारानी जी, वह तो आज तक कभी सदन में ही कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ जब कभी उत्तरकाशी में इतनी आपदा आई, इतने बड़े बड़े जो अभी उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े जो कांड, जैसे चाहे वो अंकिता भंडारी जैसा केस था, कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोले हैं। उत्तराखंड के खटीमा से खबर है। यहां मीट व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपा और कहा कि अगर इस तरह से दुकानें बंद रहेंगी तो हमारे परिवार के भरण पोषण को हम कैसे संभालेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खुले में चल रही मीट की दुकानों को लेकर लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए उप जिलाधिकारी खटीमा ने दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए थे। बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने पूर्णागिरी मेले का हवाला देते हुए टनकपुर रोड पर चल रही खुले में मीट की दुकानों की शिकायत की थी, जिसके बाद संज्ञान लिया गया था। हमारे जो स्थानीय प्रशासन में आजकल हमारे जो प्रशासक महोदय हैं, एसडीएम साहब नगर पालिका, उनके कुछ शिकायतें आई थी कि खुलेआम जो मांस की दुकानें हैं वो खुले में बिक्री कर रहा है, जैसा कि ऐसा है नहीं। जबकि तो उनको माननीय एसडीएम साहब को इस बारे में अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से अगर लोग काम करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। पूर्णागिरी मेला चल रहा है और जो पूर्णागिरी के जो श्रद्धालु है वो रोडों से जाते हैं, जिस क्षेत्र से टनकपुर, छतरपुर, आलम, पीलीभीत से होते हुए, तो इन मार्गों में जो मीट की दुकानें उनको हमने आदेशित किया था कि वो वहाँ पर जो अनधिकृत रूप से मीट की दुकानें लगी उनको हटा लें, क्योंकि इसमें कोई अवस्था फैलने की भी संभावना बनी हुई थी। अब इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो रोड में कुछ मतलब मीट मांस के टुकड़े मिलें। इधर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली जारी किए जाने की बात कही, जिसमें सभी सर्विस वोटर्स को मतदान करने के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। बताते चले कि 9,03,187 ETPBS इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विस वोटरों तक पहुंचाए गए थे। आज से पौड़ी जनपद में भी घर घर जाकर मतदान कराने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है।
ATPBS हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन तक पहुंचाए थे। उसमें से जो अभी तक हमको जानकारी हासिल हुई है, अभी तक 76,000 उसमें से डाउनलोड किए जा चुके हैं और कल का दिन भी उनके पास अवेलेबल है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि और भी सर्विस वोटर्स इन मतपत्र को डाउनलोड करेंगे। इधर उत्तरकाशी में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने मूरी ब्लॉक के अनेक सुदूरवर्ती मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान में प्रतिभाग किया, जहां आमजन से संपर्क कर सभी को मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग की कार्मिकों के प्रशिक्षण की तैयारी दूसरे चरण पर पहुंच गई है। हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी सभागार और राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में दो विधानसभावार मास्टर ट्रेनिंग कार्मिकों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया है। अभी कर्मचारियों के सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद उनकी जो द्वितीय ट्रेनिंग होती है वो चल रही है 2 दिन से। उसमें ईवीएम का भी व्यवहारिक प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा है। उनको हैंड्स ऑन कराया जाता है ईवीएम मशीन का, जिसमें उसको ऑन करना है या प्लग इन करना है, ये सारी चीज़ें भी करवाकर हाथ से वो पूरी टीम को सिखाई जा रही हैं। उसमें कुछ मतदान जो कार्मिक हमारे ड्यूटी पर रहेंगे उनको, क्योंकि वोट भी करना है, हमारा इस बार का टारगेट ये है कि लगभग जो है सभी कर्मचारी अपना मताधिकार का प्रयोग करें, जो भी कर्मचारी इसमें लगते हैं। अगली खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर बताते चले कि बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए पिछले साल जून में चुनाव होने थे, लेकिन इस मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से टैक्स भर के सदस्यों को रामनगर बार में शामिल न करने को लेकर एक सूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर टैक्स भर के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका इसके खिलाफ दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव में रोक लगा दी थी। इसके बाद कई महीनों तक इस मामले में सुनवाई की गई, जिसके बाद अब जाकर एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे की याचिका को खारिज कर दिया गया है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में पूरन चंद पांडे जी द्वारा दायर की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 को खारिज हो गई। और अब बार एसोसिएशन रामनगर के चुनाव दिनांक 8/4/2024 को तय हैं, नियत किए गए हैं और इसमें टोटल कुल जो है 105 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग करनी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। पूर्व सैनिक लीग संगठन जिलाध्यक्ष कैप्टन RS देव की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष कैप्टन रघुवीर सिंह बोरा के संचालन में भूतपूर्व सैनिकों की एक बैठक सैनिक विश्राम गृह लोहाघाट में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी पूर्व सैनिकों और वीर नारियों से अपने अपने गांव कस्बों में जाकर सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान मुख्य अतिथि मेजर BS रौतेला, कैप्टन गंभीर सिंह धामी, जिलाध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर कैप्टन हयात सिंह वेस्ट,
कैप्टन गणेश सिंह बोरा, हवलदार हयात सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह, महाराज सिंह कुंवर, महेश्वरी देवी, धनी देवी, लाल सिंह, शिवराज सिंह आदि मौजूद रहे। यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों की बैठक इसलिए की गई थी कि क्योंकि एक तो हमको यहाँ पर इनके उत्थान के लिए जो कुछ बातें बताई गई, जो भी हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी सहयोग मतलब पूर्व सैनिकों तक मिलता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और हमको जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो हमको जिम्मेदारी दी थी कुमाऊं मंडल की मेजर रौतेला साहब और मेरे को, हमने पूरे कुमाऊं भ्रमण में 28 जगह जो निश्चित की थी प्रदेश सरकार ने, वहाँ पर जाकर के पूर्व सैनिकों के बीच में जाकर के देश और प्रदेश की जो उन्होंने काम किया उन तक पहुँचाने का काम किया है। हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि हम लोग गांव-गांव जाकर के जगह जगहों पर जाकर के जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं उनसे संपर्क करें और पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को जागरूक करें कि आपको सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, उनको क्या लेने का प्लान क्या तरीका है, और पेंशन में जो आजकल स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं उसके क्या तौर तरीके हैं, बैंक में आप लोगों ने क्या क्या कार्रवाई करनी है, आधार कार्ड में क्या क्या कैसा होना है, ताकि पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को किसी के सामने चक्कर न लगाना पड़े। इधर मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सील गांव के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई, जिस कारण ग्रामीणों को वाहन के लिए 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। शनिवार को गांव के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह और ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों को कंट्रोल से राशन लाने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलकर चौमैल से राशन को अपने कंधों में ढोकर गाँव लाना पड़ता है। स्थानीय निवासी रमेश सिंह ने बताया कि इस बार सील गाँव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। उन्होंने बताया कि हालांकि डीएम चंपावत ने गांव में आने का कार्यक्रम बनाया था, पर किसी कारण से डीएम नहीं आ पाए। डीएम साहब आने का आश्वासन मिला था, सूचना मिली थी हमारे गांव में, सील गांव में, और डीएम साहब कल नहीं आ पाए। हम लोग अपनी खुशी मना रहे थे, 2-4 किलो मिठाई भी अपने स्तर से लाए थे खुशी में बांटने के लिए, और डीएम साहब कल नहीं आए। ये सभी विभाग कर्मचारी कोई भी मतलब हमें झूठा ही आश्वासन देते आ रहे हैं आज तक, और हमें जो है तो अब हमें कोई भरोसा नहीं है। अगर चुनाव का माहौल है, चुनाव में हम स्थिति जारी रखेंगे। रामनगर कोतवाली पुलिस ने गैंग बनाकर लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और आम जनता में दहशत का माहौल पैदा करने वाले गैंगस्टर के 2 फरार आरोपियों को उनके 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध तमंचे और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। देखिए, थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाकर कुछ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 5 के कब्जे से अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। ये लोग अलग अलग मामलों में थाना रामनगर से वांछित थे। 2 लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और हाल ही में जो 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसमें चाकूबारी और अन्य हथियारों के साथ झगड़ा हुआ था, उसमें वांछित अभियुक्त हैं। सभी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। चंपावत के लोहा घाट में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए के शावक की मौत हो गई। दरअसल गुमोद के सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक सिंह बोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार सुबह उन्होंने ग्रामीणों के साथ तेंदुए के शावक को एचएन में मृत अवस्था में पड़ा देखा, जिसे शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात वाहन के द्वारा कुचला गया था। त्रिलोक ने बताया कि उन्होंने वन विभाग को सूचना दे दी थी, जिसके बाद सूचना पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शावक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। इधर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे वैसे वैसे ही सभी दलों के नेताओं का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। इसी के चलते भगवानपुर और पिरान कलियर विधानसभा में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी
त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो हुआ। ये रोड शो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से होकर गुजरा और कई गांव में इनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें हर वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा, जिसके चलते उन्हें ये पूरा यकीन है कि क्षेत्र की जनता आने वाली 19 अप्रैल को उनको भारी मतों से जिताएगी। इधर अल्मोड़ा में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर और स्वीप नोडल तथा मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कुंडे के निर्देशन में स्वीप टीम जगह जगह मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हुए है। स्वीप टीम के द्वारा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक कुमाऊनी गीत हिटो करो मतदान गीत गाकर भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वीप टीम के द्वारा बच्चों के माध्यम से जगह जगह नुक्कड़ नाटक, जगजीत और नारों के माध्यम से भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संदेश दिया गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर का इस पर कहना है कि जनपद में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप टीम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अहम है। इधर लोकसभा चुनावों की तैयारी के बीच अब निर्वाचन विभाग ने पोस्टल बैलेट के जरिए 85 वर्ष से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान की प्रक्रिया को 2 चरणों में किए जाने की रूपरेखा तय कर ली है, जिसमें पोलिंग पार्टियां पोस्टल बैलेट के आवेदन कर चुके मतदाताओं के घर जाकर उनका मतदान कराएंगे। पहले चरण में 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को ये अभियान चलेगा। इसके बाद छूट गए मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के दूसरे चरण में 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा। निर्वाचन नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने इस दौरान बताया कि लगभग 1555 मतदाताओं के द्वारा पोस्टल बैलेट के लिए 12D फॉर्म भरकर आवेदन किए गए हैं। भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं और AVES और कोविड पॉजिटिविटी कोई है, तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनको घर जाकर के मतदान करवाए जाने की सुविधा दी जा रही है। 8, 9, 10 प्रथम चरण है, जिसमें रूट चार्ट सभी AROs के द्वारा प्रिपेयर कर लिया गया है और रूट चार्ट के अनुसार उसकी सूचना पूर्व में प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी दे दी गई है। तो एक टीम जो है घर घर जाकर के इन मतदाताओं को मदद करेगी, उनका मतदान करवाएगी। इधर जोशी मठ के पास चाय गांव की पहाड़ियों में भीषण आग लगी हुई है। भीषण आग लगने के चलते लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वहीं धुएं के गुबार से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही। बता दें कि देर रात से चाय गांव के पास की पहाड़ियों पर आग धधक रही, जिससे जंगली जानवरों पर भी संकट छाया हुआ है। जोईवाला विधानसभा के कुड़कावाला क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार शर्मा ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया है। इधर डोईवाला में उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी मोहन सिंह आसवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने पक्ष में वोट मांगते हुए कहा कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है। पहले हम उत्तराखंड बनाने के लिए लड़े और अब उत्तराखंड को संवारने के लिए लड़ेंगे। और उत्तराखंड के इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।